जय हिंद। देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान दिन पर दिन हावी होते जा रहा है। इसको काउंटर करने के लिए अमेरिका ने एक न्यू क्वाड ग्रुप बनाया है और रसिया ने जो ट्राइको बनाया है उसको हम लोग समझते हैं। जिस रफ्तार से अफगानिस्तान से अमेरिका की फौज वापस जा रही है, उसी रफ्तार से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान हावी होते जा रहा है और वो बहुत हद तक हावी हो चुका है। मेन जो बड़े बड़े शहर है वहाँ का अभी तालिबान आगे नहीं आ पाए, जैसे काबुल वगैरह है। तो एक्चुअली इसमें एक और रीजन है कि काबुल की में एजुकेशन, वो राजधानी है, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो थोड़ा वहाँ एजुकेशन है, तो वो लोग भी ज़्यादा इन लोग के बहकावे में आते नहीं है, तो इनको एक तरह का वहाँ पे पब्लिक सपोर्ट बहुत कम है। अब ये अफगानिस्तान क्या किया, तालिबान के बढ़त को देखते हुए अमेरिका ने वापस बॉम्बिंग स्टार्ट कर दिया। दो ओर से बॉम्बिंग की जा रही है। एक, अमेरिका भी अपने हवाई जहाज से बॉम्बिंग कर रहा है तालिबान के ठिकानों पर, और एयरफोर्स जो अफगानिस्तान की भले ही छोटे एयरफोर्स है वो भी बॉम्बिंग कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान की एयरफोर्स, अमेरिका की एयरफोर्स बॉम्बिंग कर रहे हैं। ये बॉम्बिंग इन लोग को पैरेलली करना चाहिए, एक दिन ये करे एक दिन वो करे, इस टाइप का, ताकि अब जो तालिबान के बढ़ते कदम है उसको, रफ्तार को कम किया जा सके और हमें एक मौका मिल सके ताकि हम लोग वहां कुछ कर सकते हैं। अफगानिस्तान की आंतरिक स्थिति अशांत होने की वजह से ईरान और पाकिस्तान की ओर बहुत सारे उसके शरणार्थी, रिफ्यूजी भागेंगे। हालांकि उसके उत्तरी दिशा में उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह में तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बहुत सारे सैनिक अपनी जान को बचाने के लिए सरेंडर वहां भाग गए और कुछ तालिबान के साथ सरेंडर भी कर दिए। हालांकि बहुत सारे लोग इधर जाएंगे। पाकिस्तान ने अपनी सीमा पर फौज बढ़ा दिया और उसने कहा है कि अगर बॉर्डर पे अगर इसी तरह से बहुत ज़्यादा लोग आएंगे अफगानिस्तान से तो बॉर्डर सील करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान का कहना है कि हम तालिबान को मदद करेंगे ताकि तालिबान हथियार ले, और इन लोगों को कहता है कि आप अफगानिस्तान में रहिए, आपके मरने का इंतजाम वहीं पाकिस्तान ने करा दिया है। तो इन लोगों को कहना है कि भैया आप पाकिस्तान में आके मत मरिए, पाकिस्तान की रहमो करम से आपके मरने की इंतजाम अफगानिस्तान में ही पाकिस्तान ने करा दिया है तालिबान के थ्रू। जबकि तालिबान का कहना है कि किसी को भी खतरा नहीं है, यहाँ रह सकते हैं लोग, यहाँ पे से माइनॉरिटी, भाई देखिए यहाँ जहाँ कहीं भी आतंकवादियों का बोलबाला रहेगा वहाँ माइनॉरिटी के तो कोई सुनता ही नहीं। बेचारे वहाँ सिख जो परिवार थे वो लोग अब रिफ्यूजी हो गए। अब अफगानिस्तान में उन तालिबान का कहना है कि ऐसा इन लोग का कोई खतरा नहीं होगा। एक कहने के लिए एक सबको पता है कि माइनॉरिटी वहाँ पर कितनी सेफ रहती हैं लोग वहाँ पर। अब तालिबान जैसे जैसे पावर में आ रहा है उसने कहा है कि हम शांति वार्ता करना चाहते हैं। हालांकि तालिबान को भी अगर आप देखेंगे तो उसको भी पता है कि 1990 का दशक नहीं है ये, अब दुनिया 5G की ओर बढ़ रही है। उसको अगर स्टेबल रहना है तो उसे भी हथियार छोड़ के पॉलिटिकली आना पड़ेगा। तो एक ये भी कह रहा है कि भाई हम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं। जो भी एजुकेशन का जो है, महिलाओं का जो एजुकेशन है उस पर तालिबान ने कहा है कि हम कोई भी रोक नहीं लगाएंगे, लेकिन महिलाओं को बुर्का यानी नकाब पहनना कंपलसरी होगा। जबकि वही तालिबान है, देखिए यहाँ पे बेचारी बूढ़ी दादी है, बच्चों को पढ़ाने के लिए AK-47 लेके जा रही हैं। मतलब समझ रहे हैं कितना बेचारे लोग बुढ़ापा में तस्बीह लेके पढ़ना चाहिए। बताइए, भगवान पर जाने का उम्र हो गया है, AK-47 लेके, तो ये तालिबान का हाल हो गया है। पाकिस्तान, तालिबान आएगा तो क्या करेगा, यही सब तो करेगा, और पाकिस्तान उसमें मदद करता है। वहां पर तालिबान चुन चुन कर उन लोगों को मारना चालू किया है जो अमेरिका के फौज के लिए काम कर रहे थे। जैसे कुछ ट्रांसलेटर थे, अमेरिकी फौज को अफगानिस्तान की भाषा नहीं आती थी, तो कुछ ट्रांसपोर्टर थे, सब्जी देने वाले। मन के सब चीज़ अमेरिका से नहीं ना आएगा, यहाँ से लोकल भी तो खरीदना पड़ता है। तो उन लोग को चुन चुन के मार रहा है, वहाँ के एयरफोर्स के पायलटों को, आर्मी वालों को। ये अमेरिका की भी यहाँ गलती है कि अमेरिका पे से लोगों का भी ट्रस्ट हटेगा, क्योंकि लगभग 40,000 से ज़्यादा लोगों ने डायरेक्टली अमेरिका का साथ दिया था, और लाखों ऐसे संख्या है अफगानिस्तान में लोगों की जो अमेरिका का साथ ये आस में दिए थे कि अमेरिका यहाँ रहेगा और एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाएगा। अमेरिका अचानक चला गया, वो बुढ़ऊ जो बाइडेन है अचानक बुला लिया। अब इन लोगों के लिए कोई सेफ व्यवस्था नहीं रखा और ना ही इनका कोई सेटलमेंट काम किया है। केवल 650 फौजियों को छोड़ेगा अमेरिकी एम्बेसी की रक्षा करने के लिए। बाकी काबुल के जो अफगानिस्तान की फौज है वो उतना ट्रेंड नहीं है जितना तरह से अफगानिस्तान इनको मतलब आगे बढ़ रहा है। तो इसको देखते हुए अमेरिका ने ना एक नया क्वाड ग्रुप बनाया है। क्वाड में से जिसमें 4 मेंबर रहते हैं उन्हें क्वाड कहते हैं। इसमें पहले जो भारत वाला क्वाड था, जो एशिया पैसिफिक के लिए सुरक्षा वाला था, जिसमें भारत था, अमेरिका था, जापान था, ऑस्ट्रेलिया था, ये वाला क्वाड ग्रुप ना होकर ये दूसरा क्वाड ग्रुप है जो तालिबान को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। इसमें किसको रखा गया है? पाकिस्तान जो तालिबान को संरक्षण देता है, अफगानिस्तान ऑब्वियस रहेगा ही रहेगा, ऊपर में उज्बेकिस्तान को रखा गया है, और एक USA अमेरिका है। तो ये तीनों को मिला के क्वाड ग्रुप बनाया गया है। अमेरिका चाहता है कि ये तीनों यहाँ पर मिलकर तालिबान को कंट्रोल करे सब। हालांकि इस क्वाड ग्रुप से भी
कुछ होने वाला नहीं है। जब अमेरिका खुद था तो कुछ हुआ ही नहीं, तो ये जाने के बाद क्या होगा। तो इसको देखते हुए रसिया ने अपना एक नया प्रस्ताव चलाया है। देखिए रसिया जो है वहां पे एक ट्रॉइका, उसने एक नया मतलब ट्रॉइका प्लस बनाया। ट्रॉइका क्या है? ट्रॉइका वहां के एक्का गाड़ी को कहते हैं, जिसमें 3 घोड़े लगे रहते हैं। इसमें चक्का नहीं होता है, ये बर्फ पे फिसलता है, क्योंकि रूस बहुत ठंडा शहर है, वहां फिसलने वाली चीज है। तो ये ट्रॉइका ये दिखाता है कि 3 देश मिलकर, ये जो पीछे एक्का गाड़ी है यानी उसको अफगानिस्तान समझिए, उसको खींचेंगे से 3 ठो मिलकर। कौन कौन? चाइना, यूएस और रसिया। और रियल में आज के वक्त में पूरी दुनिया में इन्हीं लोगों का डोमिनेंस देखते हैं। चाइना जो है इकोनॉमिक सुपर पावर बन रहा है, रसिया और अमेरिका मिलिट्री सुपर पावर पहले से थे सब। तो इन्होंने, पुतिन का ये दिमाग था कि ट्रॉइका से अफगानिस्तान को कंट्रोल किया जा सकता है, अशरफ गनी सरकार को हम लोग एक स्टेबल दे सकते हैं। लेकिन ट्रॉइका भी ज्यादा सफल नहीं हुआ, क्योंकि सबका अलग अलग था। अमेरिका का कंसर्न कुछ अलग था, रसिया का कुछ अलग था। चाइना का मतलब नहीं है कि कौन मर रहा है क्या नहीं, इसको बस फायदा दिखना चाहिए, आतंकवादी को ये मान्यता का अपना अब्बा घोषित कर देगा ये। तो ट्रॉइका को और आगे बढ़ाने के लिए पुतिन ने ट्रॉइका प्लस बनाया, जिसमें भारत को भी जगह दिया गया। ट्रॉइका में तो ये तीनों थे ही सब, ट्रॉइका में ऑलरेडी ये 3। इसके अलावा ट्रॉइका प्लस में अन्य 4 और देशों को भी जोड़ा गया है, कतर को, ईरान को, भारत और पाकिस्तान को। इन्हीं देशों को जोड़ने के पीछे रूस की बहुत ही मतलब सोची समझी रणनीति है। देखिए हथियार और पैसा टेक्नोलॉजी के मामले में ट्रॉइका के ये 3 देश ही एनफ है, लेकिन दबाव बनाने के लिए ट्राइका प्लस बनाया गया, जिसमें से इन 4 को शामिल किया गया। जिसमें हम पहला देखते हैं ईरान का। अगर आप नक्शा में देखेंगे तो ईरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों से बाउंड्री बनाता है। अब ईरान जो है वो एक शिया कंट्री है, शिया कंट्री, और अफगानिस्तान जो है वो एक सुन्नी कंट्री है। तो अफगानिस्तान में अगर तालिबान आएगा तो तालिबान जो है वो, उसका तो कोई संविधान नहीं है, वहां पे शरिया कानून है, मतलब जो बात नहीं माने उसको उड़ा दो सीधे। तो ईरान कभी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान फुल पावर में आ जाए, इसलिए ट्रॉइका प्लस में इसको शामिल किया गया ईरान को, कि ईरान पूरी जी जान लगा देगा तालिबान को काउंटर करने के लिए। उसके बाद कतर को शामिल किया गया। कतर वो ऐसा जगह है जहां पर तालिबान को सबसे ज्यादा मतलब एक कहिए तो समर्थन मिलता है। तालिबान की कोई मीटिंग होगी बाहर में तो कतर में मीटिंग होगी। आप देखेंगे कतर की राजधानी दोहा वार्ता होती है इन लोग की, कोई भी समझौता करेंगे सब तो दोहा में आके करेंगे सब, क्योंकि कोई भी देश कंधार में जाना नहीं चाहता है सेफ में, तो ये दोहा में। तो ये याद रखिएगा, कतर का ही सबसे न्यूज़पेपर है अल जजीरा, जो इन लोगों की मिडिल ईस्ट की बातों को वो अपनी ओर से मतलब बढ़ा चढ़ा के भी रखता है, अल जजीरा। तो कतर को शामिल कर लेंगे तो देखिए अब ईरान और कतर, ये रूस, अमेरिका, चाइना, इन्हीं तीनों के हिसाब से ही पूरी दुनिया चलती है, 3 देश के हिसाब से। अब भारत को रखने का एक और फायदा ये है कि भारत का बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है, और भारत कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ तालिबान आ जाए, क्योंकि तालिबान पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर में वो मिलिटेंस चालू कर देगा। और पाकिस्तान को रखने का कारण था कि भैया पाकिस्तान को हटाएंगे तो यहाँ कभी शांति नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आतंकवादियों के लिए तो बच्चादानी है, जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा इसके आतंकवादी बच्चे होते ही रहेंगे। तो यही ससुरा इसको रखना तो जरूरी है। तो ट्रोइका प्लस देखते हैं लोग ये कितना आगे बढ़ सकता है, कितना शांति वार्ता कर सकता है। हालांकि ये बात जरूरी है सबको समझना कि तालिबान अफगानिस्तान का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। कंप्लीट तालिबान कभी खत्म ही नहीं हो सकता है। वहां बहुत से बहुत अगर तालिबान को कोई काउंटर करेगा ना तो 50-50 रहेगा। तो इंडिया को भी ये सोच के चलना है कि हमें तालिबान के साथ इस तरह से मतलब एक अंडरस्टैंडिंग रखना है कि भैया हमारी जो वहां पर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, जो पैसे लगे हैं, उसको तुम नुकसान मत करो, बाकी हम तुम्हारे में इंटरफेयर करने नहीं जा रहे हैं। और तालिबान भी इस बात को समझता है कि अभी के वक्त में अगर हम भारत से खुला दुश्मनी ले लेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। अब ये इसी को देखते हुए देखिए अशरफ गनी पूरी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ है, मतलब उनका स्पष्ट कहना है। वो मीटिंग में भी थे उज्बेकिस्तान में, ताशकंद में, वहां पर तो उन्होंने साफ कर दिया कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने ऑफिशियली कहा है अफगानिस्तान की एयरफोर्स को कि आप तालिबान पर हमला करेंगे तो हम आपको हमला कर देंगे। मतलब जो एयरफोर्स देश की रक्षा के लिए होती है, लेकिन पाकिस्तान की एयरफोर्स आतंकवादियों की रक्षा के लिए होता है। अब यही पाकिस्तान जो होता है यहाँ पर 10,000 से ज्यादा जिहादियों को घुसा दिया अफगानिस्तान में, जिससे कि अशरफ गनी ने ओपन मंच पर किया है। अब किसी देश का प्रेसिडेंट बोलता है तो इस बात की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। ये पाकिस्तान वाले कितने गिरे हुए हैं आप अंदाजा लगाइए। बकरीद की नमाज हो रही थी प्रेसिडेंट पैलेस में, बकरीद के नमाज में भी बम फोड़ दिया सब। बेचारा देखिए, ये बेचारे एक आदमी है, घबरा के मतलब उठ के जाने लगे। अब बताइए कोई नमाज पढ़ रहा है उस वक्त भी बम फोड़ रहे हो। अब बताइए इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के जो 57 देश हैं, क्या इस पर प्रतिक्रिया सुने हैं? नहीं हो सकते। लेकिन यही अगर रॉकेट हमला
नमाज पढ़ रहे फिलिस्तीनियों पे होता या कश्मीर पर होता तो बवाल मचा देते। इसी वजह से ओआईसी की लोगों बात नहीं मानते, क्योंकि लोगों को भी पता है कि भैया ओआईसी कंट्री में 57 देश है, ये कब किसके साथ जाएंगे, ये अपने हिसाब से सेलेक्टिव आइडिया रखते हैं। बताइए, हम तो दाद देना चाहते हैं अशरफ गनी साहब को कि ये देखिए यहीं पर ये बैठे हैं अशरफ गनी साहब, यहाँ पर इन्होंने हिले तक नहीं, जो बम ब्लास्ट हुआ है यहाँ पर तो राष्ट्रपति है सामने, हिले तक नहीं, क्योंकि देखिए ये लोग भी बम धमाका में देख लिए। भारत हमेशा से अफगानिस्तान के लोगों के साथ रहा है, तो अशरफ गनी भी पूरे खुल के आ गए हैं। उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान जो आतंकवादी सप्लाई कर रहा है उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि इस पृथ्वी का इतिहास रहा है कि सबसे बड़ी हार अगर किसी की हुई है तो पाकिस्तान की हुई है 1971 में, जब उसके निकम्मे 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया था, छोटे मोटे नहीं, 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया था। और इसी 1971 की लड़ाई में हमारे लोंगेवाला पर मात्र 120 फौजियों ने पूरे पाकिस्तान को भगा दिया था। तो एक ही इतिहास में दो युद्ध, इतिहास एक ही युद्ध में दो इतिहास देखने को मिला, जब सबसे बड़ी हार पाकिस्तानियों की हुई और भारत ने एक तरफा जीत रख गया। बताइए 120 फौजी मिलकर लोंगेवाला में हरा दिया सब। तो ये पोस्ट उन्होंने दिखाया। अब ये कोई आम पब्लिक या मीडिया दिखाती तो अलग बात है, किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष अगर बता रहा है तो बहुत है। पाकिस्तान कितना गिर सकता है कि नमाज के वक्त में बम, मतलब इतना इंसानियत रखो यार कि पूजा पाठ में भी ये सब नहीं किया जाता। भारत में भी युद्ध हम लोग भी लड़े हैं लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा कभी मानवता को हद पार कभी भारत ने नहीं किया। एम्बेसी जो अफगानिस्तान के जो राजदूत थे पाकिस्तान में, उनकी बेटी को अगवा कर लिया गया, वो तो बाद में छोड़ा गया, तो काफी टॉर्चर वगैरह। तो बताइए इतना गिर सकता है पाकिस्तान। लेकिन इसी पाकिस्तान को जब तहरीके तालिबान मारता है तो कहता है ये आतंकवादी गलत है, और अफगानिस्तान वाला तालिबान सही है। मतलब उसके हिसाब से अफगानिस्तान में शरिया कानून लग रहा है तो ठीक है, वहां का तालिबान ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में शरिया कानून लगाने के लिए तहरीके तालिबान अगर मारता है तो वो गलत है। भारत को भी यहाँ हाथ पे हाथ रख के नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि तालिबान 110% वो भारत के खिलाफ ही रहेगा। भारत का अशरफ गनी यानी अफगानिस्तान में शुरू से ही बहुत बेहतरीन रिलेशन रहा है। आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस को रूस और इटली पहुंचाने में अफगानिस्तान होके ही गए थे। तो हमारा बहुत पुराना रिश्ता अफगानिस्तान से। दहेज में अफगानिस्तान मिला था बिहार के चंद्रगुप्त मौर्य को, एरिया आराकोसिया जेड्रोसिया पेरिस पेमियाई चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिला था, जिसका अभी का नाम काबुल कंधार मकरान हेरात है। तो दहेज का जमीन है बिहारियों की अफगानिस्तान। तो हमारा पुराना रिलेशन है। वहां $3 बिलियन निवेश किया है, पाकिस्तान ने भी निवेश किया है, लेकिन वो आतंकवादी के रूप में निवेश किया। हम लोगों ने वहां 135 करोड़ रुपए लगा के हाईवे बनाए हैं लोग, जरान से लेकर डेलाराम तक इस हाईवे को बनाए हैं लोग। साथ ही हम लोग ने वहां पे $90 मिलियन पैसा लगा के हम लोग वहां का संसद भवन बनाए हैं। 290 मिलियन डॉलर बना के वहां सलमा डैम बनाए हैं जहां की बिजली उत्पादन हो सके। तो ये अफगानिस्तान के लोग भारत से काफी इमोशनल अटैच में है। लेकिन जब तालिबान आएगा तो तालिबान इन सारी चीजों पे अटैक करेगा नहीं, वो करना चालू कर दिया है। ओपनली उसने बोल भी दिया है, संसद के एरिया में हमला भी चालू हो ही गए हैं, यहाँ पे हाईवे पे कब्जा करना वो चालू कर ही दिया है। साथ ही सलमा डैम पर जो सिक्योरिटी चेक पोस्ट थी उसको तालिबान वालों ने मार के उड़ा ही दिया है। तो भारत का जो इतना लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट है ये बर्बाद हो जाएगा अगर हम हाथ पे हाथ रखे रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि भारत ऐसी समस्या पहली बार देख रहा है। इतिहास से भी अगर हम लोग सीखेंगे ना तो 1971 में जब इंदिरा गांधी थी तो इस समय पाकिस्तान दो था, एक पूर्वी पाकिस्तान था, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो पश्चिमी पाकिस्तान बड़ा था, पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश देख रहा है, यहाँ इतनी खतरनाक समस्या हो गई थी सेम तालिबान की तरह। तो इंदिरा गांधी ने भी मुक्ति वाहिनी की मदद से यहाँ पर 1971 का युद्ध जीत के धो दिया, शिमला समझौता कर और क्या सब पाकिस्तान वालों को कहा कि तुम कहो कि ये तुम्हारा नहीं है। सोचिए इंदिरा गांधी ने मानेकशॉ को घुसा के बहुत भयानक युद्ध हुआ था, उस पर हमने एक अलग वीडियो बना दिया 1971 के वार पर। ये युद्ध हुआ, इसमें 93,000 सैनिक हारे सब। तो भारत ने कहा कि पहले तुम कहो कि ये तुम्हारा देश अब से नहीं रहा, अब ये बांग्लादेश बन गया, तब भाई तुम्हारे 93,000 फौज को छोड़ेंगे, अन्यथा से गाय गोरू बनवाएंगे भारत में रख के इन सबको। तो कहा था कि ठीक है अब से हमारा देश नहीं रह गया। अब पाकिस्तान वाले ससुर तू नहीं क्या कश्मीर लेगा, सब जो था वो तो छोड़ दिया था। तो भारत को भी अभी ऐसा नहीं है कि हम लोग इतिहास से नहीं जाए, तालिबान को भी काउंटर किया जा सकता है, लेकिन 100% आप तालिबान के रहम दिल पर रहेंगे कि वो भारत को छोड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। याद करिए जब हमारा विमान हाईजैक हुआ था तो कंधार में ही लेके गया था। तो उस समय अगर अशरफ गनी या फिर लोकतांत्रिक सरकार रहती तो कंधार में हमें कमांडो कार्रवाई करने का मौका मिल गया रहता। तो आई होप भारत सरकार भी इस पे एग्रेसिव एक्शन लेगी। आगे आप क्या सोचते हैं आप कमेंट करके बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।